चलिए, आवाज क्लियर जा रही है? यस सर। शुरू करते हैं प्रोग्राम, ठीक है। अभी 12 लोग प्रेजेंट है बस। शाहिद, अखिलेश, भार्गवी, दिव्यांशु, दीपक, शिवपाल, शशांक, अभिषेक, शुभम गुप्ता, दीपक, धर्मवीर, शिवम यादव। चलिए ठीक है। तो आपका टॉपिक चल रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम। मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको माउथ कैविटी पढ़ा दिया था, उसके बाद फ्रेनिक्स, फिर ईसोफेगस, इसके बाद चल रहा था आपका स्टमक, ठीक है। जैसे ये आपका स्टमक चल रहा था, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे स्टमक का पार्ट अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मैंने आपको बताया था कि स्टमक के 3 पार्ट होते हैं। स्टमक के 3 पार्ट होते हैं। पहले वाले पार्ट को हम कहते हैं कार्डियक, सेकेंड पार्ट को हम कहते हैं फॉन्डिक, और थर्ड पार्ट को हम कहते हैं पाइलोरिक, ठीक है। स्टमक के 3 पार्ट, कार्डियक, फॉन्डिक और पाइलोरिक। स्टमक का बायोलॉजिकल नेम आपको पता है किसी को? स्टमक का बायोलॉजिकल नेम स्टमक का बायोलॉजिकल नेम किसी को पता है? शिवम यादव। शिवम यादव, स्टमक का बायोलॉजिकल नेम नहीं पता सर। किसी को? अखिलेश, दीपक, किसी को पता है? अगर क्वेश्चन में आ गया तो क्या करेंगे? क्या? स्टमक का बायोलॉजिकल नेम होता है एब्डोमेन। क्या होता है? एब्डोमेन स्टमक का बायोलॉजिकल नेम होता है। कभी कभी क्वेश्चन में ये नहीं पूछता है कि आपको स्टमक के बारे में एक्सप्लेन करना है, क्वेश्चन में कह देता है कि एब्डोमेन के बारे में एक्सप्लेन करिए। तो अगर आपको एब्डोमेन पता ही नहीं होगा तो आप किसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे? तो आपको याद होना चाहिए स्टमक का बायोलॉजिकल नेम होता है एब्डोमेन, ठीक है। एब्डोमेन के 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फॉन्डिक और पाइलोरिक। सबसे पहले क्या होता है कि इस कार्डियक वाले पार्ट में एसिड निकलता है, ठीक है। कार्डियक वाले पार्ट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलती है, जो क्या करती है, बेस का जो मीडियम सॉरी जो भोजन का मीडियम होता है उसको एसिडिक बना देता है, उसको अम्लीय बना देता है, ठीक है। पहला काम करता है। दूसरा काम करता है कि भोजन को ब्रेक डाउन करता है। ब्रेक डाउन, आप भोजन खाते हैं बहुत बड़े बड़े कण के रूप में, तो उसको ब्रेक डाउन करता है। और नंबर 3 करता है, ये जर्म्स को मारता है। जो भोजन के साथ जर्म्स आपके पेट में चले जाते हैं, उन जर्म्स को मारने का काम करते हैं। तो टोटल 3 काम होते हैं एचसीएल के। पहला, ये भोजन के मीडियम को एसिडिक बनाता है, ठीक है। सेकंड क्या करता है? सेकंड ब्रेक डाउन करता है। और नंबर 3 है ये जर्म्स को किल करता है, जर्म्स को मारता हूँ, ठीक है। ये 3 इसके एचसीएल के काम होते हैं। फिर भोजन में जब ये सारी चीजें मिल जाती है, तो मिलने के बाद भोजन चला जाता है सेकेंड पार्ट में, फॉन्डिक वाला पार्ट। फॉन्डिक वाला पार्ट ऐसा होता है जिसमें भोजन सबसे देर तक रहता है, लगभग 3 घंटे के आसपास भोजन इस फॉन्डिक वाले भाग में रुका रहता है। अब इसमें रुकता कैसे है? इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ ऐसे कांटेनुमा संरचना होती है। इस फॉन्डिक वाले पार्ट में कांटेनुमा कुछ संरचना होती है जिसे हम रूजी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? रूजी। ये रूजी क्या करता है कि भोजन को एक तो रोकता है, दूसरी चीज जैसे भोजन है तो होता है ये, तो भोजन को रूजी ऐसे बार बार उसको कट करता है, भोजन को काटता है, ठीक है। और भोजन को लगभग 3 घंटे तक रूजी रोक के रखता है और उसको काट के एकदम जूस की तरह बना देता है, बिल्कुल जैसे जूस होता है ना, कुछ उस आकृति का बना देता है। फिर 3 घंटे के बाद ये भोजन को फॉन्डिक वाले पार्ट से भेज देता है, कहाँ भी? पाइलोरिक वाले पार्ट में। ये पाइलोरिक वाले पार्ट में क्या होता है कि इसकी दीवालों पे, ये जो इसकी दीवालों पे होती है ग्लैंड होती है, ठीक है।
ये जो पाइलोरिक वाला पार्ट होता है, इसकी दीवारों पर ग्लैंड होते हैं, जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। हम इसे कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। और इन गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकलता है? गैस्ट्रिक गैस जूस निकलता है। इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलता है, जो भोजन को पचाने का, डाइजेस्ट करने का काम करता है। अब सवाल आता है कि गैस्ट्रिक जूस कौन कौन से निकलते हैं? तो गैस्ट्रिक जूस इसमें से निकलता है, पहला पेप्सिन, दूसरा निकलता है रेनिन, और तीसरा निकलता है लाइपेज। ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस से 3 जूस निकलते हैं, पहला पेप्सिन, दूसरा रेनिन, तीसरा लाइपेज। ठीक है, तो पेप्सिन क्या करता है? जो भोजन के अंदर का प्रोटीन होता है उसको पचाने का, उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। वो भोजन के प्रोटीन को पेप्सिन पेप्टोन्स में बदल देता है। ठीक है, भोजन की प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है पेप्सिन। उसके बाद जो रेनिन होता है, रेनिन दूध की प्रोटीन को पचाता है, दूध की प्रोटीन को केसीन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, मतलब दूध का दही बना देना। दूध का दही बना देना क्या होता है? उसमें दही में केसीन मिलता है। तो इसलिए अगर आप केसीन यानी अगर आप दही खाते हो तो रेनिन को काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आप दूध पीते हो तब रेनिन एंजाइम्स का काम बढ़ जाता है और वह दूध की प्रोटीन को केसीन यानी दूध को दही में बदल देता है। आप बच्चों को देखते होंगे, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, दूध पीते हैं, दूध पीने के कुछ देर के बाद कभी कभी जब वोमिटिंग करते हैं, तो जब वोमिटिंग करते तो दूध बाहर नहीं आता है, वो दही बाहर आती है। ठीक है, तो दही बाहर आने का मतलब क्या हुआ कि रेनिन ने अपना काम कर दिया है। रेनिन ने दूध को केसीन में बदल दिया है। ठीक है, और ये रेनिन ऐसा एंजाइम्स होता है जो लगभग 50 साल एज होने के बाद ये बनना बंद हो जाता है। रेनिन प्रोटीन बनना ही बंद हो जाता है। तो जब रेनिन एंजाइम्स नहीं बनता है तो हमें बुढ़ापे में क्या करना चाहिए? हमें दूध के बजाय सीधे दही खा लेनी चाहिए, क्योंकि रेनिन है नहीं। और जब रेनिन है नहीं तो दूध दही में बदलेगा नहीं। तो जब नहीं बदलता है तो हम उसको पचा नहीं पाते हैं, डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि बुढ़ापे में हमें दूध के बजाय दही खा लेना चाहिए। तो जो प्रोटीन आपको दूध से मिलता है वही प्रोटीन आपको दही से भी मिल जाएगा। ठीक है, तो तीनों पार्ट को आपने समझ लिया होगा। पहला पार्ट कार्डियक, सेकेंड पार्ट फांडिक, थर्ड पार्ट होता है पाइलोरिक। कार्डियक वाले पार्ट से एक्सप्लेन करता है जो भोजन की मीडियम को एसिडिक में कन्वर्ट करता है। दूसरा वो फूड का ब्रेकडाउन करता है। तीसरा वो किल करता है जर्म को। ठीक है, सेकेंड पार्ट होता है आपका फांडिक वाला। इसमें रूजी होते हैं, जो कांटेनुमा संरचना होती है, जो भोजन को रोके रखती है अपने अंदर 2-3 घंटे तक लगभग, और भोजन को एकदम जूस बना देती है। ठीक है, थर्ड पार्ट होता है पाइलोरिक। पाइलोरिक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करते हैं, और गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज होता है जो भोजन को डाइजेस्ट करता है। अब यहाँ तक जो भोजन होता है, हम खाते भोजन का एक बड़ा टुकड़ा चावल खाते हैं, लेकिन यहाँ तक आते आते पाइलोरिक वाले भाग में भोजन बिल्कुल जूस की तरह बन जाता है, और उस जूस का नाम होता है, जब भोजन में, जब आमाशय में भोजन का डाइजेशन हो जाता है तो उस डाइजेशन पार्ट को कहते हैं काइम। क्या कहते हैं? इंग्लिश में चाइम लिखते हैं, CHYME, लेकिन हिंदी प्रोनाउंसिएशन इसका काइम होता है। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि स्टमक में भोजन का भोजन कैसा हो जाता है? भोजन काइम हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन अगर पूछता है कि काइम कहाँ बनता है, तो कहाँ बनता है? स्टमक में। स्टमक में भोजन की आकृति काइम की तरह हो जाती है, बिल्कुल सूप हो जाता है। ठीक है, ये पार्ट आपको समझ में आया आमाशय का, स्टमक का? यस सर। यस सर। यस सर। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकता है। लाइपेसेस एंजाइम का क्या काम होता है? क्या हुआ? लास्ट में देखो पैलोरिक में लाइपेसेस एंजाइम का क्या काम? ये देखो, पेप्सिन भोजन में से प्रोटीन को पचाता है, रेनिन दूध की प्रोटीन को, और जो लाइपेज होता है ये फैट को डाइजेस्ट करता है, फैट को डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, ठीक ठीक है।
अब इसके बाद इसको इरेज कर दूं? हेलो। ठीक है, पानी नहीं दे सर। ठीक है। आवाज बंद करो, कौन आ गया पानी नहीं दे, आवाज बंद करो। चलो आगे देखो। अब ये जब स्टमक आपने समझ लिया, कोई दिक्कत है आप किसी को? तो सर अब स्टमक बाद क्या होता है कि आपका स्टार्ट होता है कौन सा पार्ट? स्टमक के बाद आपका पार्ट स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्टमक के बाद आपके पार्ट स्टार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब समझ लो कि मान लो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट स्टार्ट हो गया। हमारे शरीर में नियर अबाउट 6.5 मीटर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लगभग 6.5 मीटर लंबा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ठीक है, 6.5 मीटर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। टोटल 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। टोटल कितने पार्ट होते हैं? टोटल 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। पहले पार्ट को हम कहते हैं ड्यूडेनम। पहले पार्ट को हम क्या कहते हैं? ड्यूडेनम। और दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं जेजुनम। दूसरे पार्ट को हम कहते हैं जेजुनम और तीसरे पार्ट को हम कहते हैं इलियम। ठीक है, इसमें जो ड्यूडेनम वाला पार्ट होता है वो 25 सेंटीमीटर का होता है, जबकि जो जेजुनम वाला होता है वो 2.5 मीटर का होता है और इलियम वाला पार्ट होता है 3.5 मीटर का होता है। ठीक है, तो छोटी या स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम 25 सेंटीमीटर, जेजुनम 2.5 सेंटीमीटर, इलियम 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना? तो अब होता क्या है, जब भोजन आपके इस स्टमक में जब भोजन का डाइजेशन हो जाता है तो 3-4 घंटे के बाद भोजन स्टमक से निकल के कहाँ पे आता है? भोजन आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में। ये पहला पार्ट समझ लीजिए कि यहाँ पे ड्यूडेनम का है। ठीक है, ये वाला दूसरा पार्ट आप समझ लीजिए कि जेजुनम का है। ये तीसरा पार्ट आप समझ लीजिए कि इलियम का है। ठीक है, तो भोजन स्टमक से निकल जाता है ड्यूडेनम में। अब ड्यूडेनम में क्या होता है कि यहाँ पर ड्यूडेनम में इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं, यहाँ पे एक लिम्स होता है जिसको हम कहते हैं पैनक्रियाज। ठीक है, जिसको हम कहते हैं पैनक्रियाज। और स्टमक के इस पार्ट में, स्टमक के जो इस वाला पार्ट होता है ये होता है आपका लीवर। यहाँ पे क्या है? लीवर। और यहाँ पे लीवर से ही नीचे की ओर लगा होता है यहाँ पे गाल ब्लैडर। ठीक है, स्टमक के जस्ट नीचे होता है पैनक्रियाज और स्टमक के दूसरी साइड में होता है आपका लीवर और लीवर से ही नीचे होता है गाल ब्लैडर। लीवर जो पाइल जूस बनाता है, लीवर जो पाइल जूस बनाता है, उस पाइल जूस को अपने यहाँ स्टोर नहीं करता है, उसको भेज देता है गाल ब्लैडर के पास। ठीक है, जो लीवर पाइल जूस बनाता है उस पाइल जूस को अपने अंदर स्टोर न करके उसको भेज देता है गाल ब्लैडर के पास। गाल ब्लैडर क्या करता है कि उस पाइल जूस को स्टोर कर लेता अपने अंदर। ठीक है, ये पाइल जूस जो होता है इसका जो मीडियम होता है बेस होता है, यानी ये क्षार होता है, ये क्षारी होता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, भोजन जब स्टमक से निकल के आता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट पैनक्रियाज में, तो स्टमक में भोजन का बेस होता है एसिडिक। ठीक है, स्टमक में भोजन का बेस होता है एसिडिक। अब एसिडिक भोजन आता है पैनक्रियाज में, तो पैनक्रियाज ऐसा चीज होता है जो उसके अंदर जूस निकलते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं, वो कहते हैं कि हम एसिडिक चीजों का डाइजेशन करेंगे ही नहीं। ठीक है ना? अखिलेश अपनी आवाज बंद करो, अखिलेश। ठीक है, तो पैनक्रियाज के अंदर 3 एंजाइम्स निकलते हैं। पैनक्रियाज के अंदर 3 एंजाइम्स निकलते हैं। पहला है ट्रिप्सिन, दूसरा है एमाइलेज और तीसरा है लाइपेज।
ये 3 एंजाइम्स निकलते हैं। अब ये तीनों एंजाइम जो भोजन स्टमक से जब एसिडिक भोजन आता है तो तीनों अपना सर उल्टा कर लेते, बोलते मैं एसिडिक के पास जाऊंगा ही नहीं। ठीक है ना, मतलब ये समझ लो कि हालत ये हो जाती है कि जैसे घरों में ननद भौजाइयों के बीच में झगड़ा होता है, वैसे ही यहाँ पर भी झगड़ा हो जाता है। ठीक है, स्टमक से निकला हुआ भोजन एसिडिक होता है और पैनक्रियाज का जो एंजाइम्स होता है बोलता है कि हम एसिडिक को छुएंगे नहीं, हमें चाहिए बेस। ठीक है, अब भोजन बेस हो कैसे, और जब तक भोजन बेस में कन्वर्ट नहीं होगा, भोजन का मीडियम बेस में नहीं होगा, तब तक भोजन का डाइजेशन पैनक्रियाज से निकला हुआ एंजाइम्स करेगा नहीं। ठीक है, तो अब एसिडिक भोजन आता है तो पैनक्रियाज के एंजाइम्स अपना चेहरा दूसरी ओर कर लेते हैं। घरों में होते हैं ना झगड़े, वही जो मैंने बताया ननद भौजाइयों वाला झगड़ा, ननद का चेहरा उधर, भौजाई का चेहरा उधर, दोनों एक दूसरे को देखेंगे नहीं। ठीक है, तो वही हाल यहाँ पे होता है। तब वहां पे आते हैं कौन, गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर उन दोनों के बीच के झगड़े को शांत करते हैं। ठीक है, शांत कैसे करते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने अंदर के पाइल जूस को भेज देते हैं भोजन में। कहाँ पे, जैसे ही भोजन यहाँ पे आता है, गाल ब्लैडर पाइल जूस को भेज देता है यहाँ पर। ठीक, और जैसे ही पाइल जूस आता है तो पाइल जूस का जो मीडियम होता है बेस, और जब बेस मिल जाता है एसिडिक में तो इसका वो उसको बदल देता है बेस में। भोजन का जो मीडियम होता है उसको बदल देते हैं बेस में। अब जैसे ही भोजन का मीडियम बेस होता है, तुरंत पैनक्रियाज से निकले हुए एंजाइम यानी ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज चले जाते हैं भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए। बात मेरी समझ में आ रही है सबको? सर एक बार फिर से सुबह बताइए। कोई दिक्कत, क्या हुआ? नो सर। एक बार फिर से बताइए। देख लो, होता क्या कि जब स्टमक से भोजन निकलता है तो भोजन का मीडियम होता है एसिडिक। ठीक है, और एसिडिक के पास कभी ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज जाएगा नहीं। इनको चाहिए भोजन का मीडियम बेस। तो जो बेस होता है, ये पाइल जूस पहले भोजन में जाकर मिल जाता है और मिलकर भोजन की मीडियम को बना देता है बेसिक, यानी क्षार बना देता है। जैसे ही भोजन का मीडियम क्षार होता है यानी बेस होता है, वैसे ही ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज तुरंत आ जाते हैं डाइजेशन करने के लिए। ठीक है, समझ में आया? यस सर। यस सर। लेकिन अभी सवाल, अभी यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि जब भोजन स्टमक से निकलकर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो कौन पाइल जूस को यानी गाल ब्लैडर को कौन बताएगा कि भोजन आ रहा है और एसिडिक भोजन आ रहा है, भैया तुम बेस भेज दो, पाइल जूस भेज दो, ताकि भोजन की जो मीडियम है वो बेस हो जाए। तो वहां पे काम आता है हार्मोन्स जिसको बोलते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन। क्या बोलते हैं उसको हम, एक हार्मोन होता है, एक हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन। ठीक है, जब भोजन स्टमक से निकल के जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो कोलेसिस्टोकाइनिन नाम का हार्मोन्स गाल ब्लैडर को मैसेज करता है कि भैया भोजन आ गया है, जल्दी से उसका मीडियम बेस कर दो, नहीं तो पैनक्रियाटिक जूस डाइजेशन नहीं करेंगे, दूसरी ओर सर करके बैठ जाएंगे। तब ये गाल ब्लैडर को जैसे ही सूचना मिलती है तुरंत वो पाइल जूस भेज देता है और भोजन के मीडियम को बेस में बदल देता है। ठीक है, अब जैसे ही भोजन का मीडियम बेस में कन्वर्ट होता है, अब पैनक्रियाटिक जूस को कौन बताए कि भोजन का मीडियम बेस हो गया है, अब आओ डाइजेशन करने के लिए। तो वहां पे एक और हार्मोन होता है, एक और हार्मोन होता है जिसे हम सिक्रेटिन हार्मोन कहते हैं, जिसे हम कौन सा हार्मोन, सिक्रेटिन। सिक्रेटिन हार्मोन पैनक्रियाज को कमांड करता है, मैसेज देता है, भैया भोजन का माध्यम बेस हो गया है, अब आप अपने पैनक्रियाटिक जूस को भेजो और भोजन का डाइजेशन करना शुरू कर दो। ठीक है, तो ये चीज होता है। यहां तक किसी को दिक्कत? नो सर।
ठीक है। अगर गॉल ब्लैडर को निकाल दिया जाए तब बेस कौन बनाएगा? क्या हुआ? अगर किसी वजह से गॉल ब्लैडर को निकाल दिया जाए तब बेस कौन बनाएगा? तो दिक्कत वही होती है, इसीलिए तो लीवर जिसका खत्म हो जाता है उस आदमी की जीवन लीला भी समाप्त हो जाती है। ठीक है, लीवर आदमी का अगर डैमेज होता है तो क्या होता है, आदमी खत्म। ठीक ठीक ठीक। अगर 1% होता, क्या गॉल ब्लैडर सबसे जरूरी चीज नहीं है, सबसे जरूरी चीज तो लीवर है। जब लीवर रहेगा नहीं तो पाइल जूस बनेगा कैसे? गॉल ब्लैडर तो स्टोर करता है बस। अगर गॉल ब्लैडर नहीं है लेकिन पाइल जूस है तो पाइल जूस डायरेक्ट पाइल जूस को लीवर क्या करेगा, डायरेक्ट भेज देगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तब वो डायरेक्ट भेज देगा, बिना काम के भेज देगा, काम नहीं है तब भी भेज देगा। ऐसे गॉल ब्लैडर स्टोर करके रखता है, जब जरूरत होती है तब भेजता है। ठीक है, ठीक ठीक। तो गॉल ब्लैडर से पाइल जूस को लेके जाने के लिए कमांड करता है कोलेसिस्टोकाइनिन नामक हार्मोन। पैनक्रियाटिक जूस को वापस इस स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के लिए जो हार्मोन कमांड करता है उसको कहते हैं सिक्रेटिन। ठीक है, ये दोनों हार्मोन याद करिएगा, कोलेसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन। ठीक है, क्लियर? यस सर। यस सर। अब एक ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन भोजन के प्रोटीन को ही पचाता है, एमाइलेज करता है, कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, ठीक, और लाइपेज फैट को पचाता है। ठीक है, क्वेश्चन आ गया कि पैनक्रियाज का कौन सा एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, तो ट्रिप्सिन करता है, कार्बोहाइड्रेट को एमाइलेज करता है, फैट को लाइपेज करता है। ठीक है ना। अभी क्या होता है कि इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में ही ये जो इंटेस्टाइन ग्लैंड भी होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में इंटेस्टाइन ग्लैंड होते हैं, उस इंटेस्टाइन ग्लैंड से भी पाचक एंजाइम्स निकलते हैं। ठीक है ना। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर का जो जूस निकलता है उसमें कौन कौन सी चीजें होती है वो देख लीजिए। उसमें होती है सुक्रेज, ठीक है, उसमें होती है सुक्रेज, फ्रक्टेज, फ्रक्टेज और माल्टेज, ये तीनों मिलकर किसका डाइजेशन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का। उसके बाद इसमें एक होता है इरेप्सिन डाइजेशन करता है प्रोटीन का। इसमें एक चीज होता है लाइपेज हर जगह मिलता है और ये भी पाचन करता है इसका, आपके फैट का। ठीक है, सुक्रेज, फ्रक्टेज, माल्टेज, ये तीनों डाइजेशन करते हैं कार्बोहाइड्रेट का, इरेप्सिन करता है प्रोटीन का, लाइपेज करता है फैट का। तो यहाँ पे पैनक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं भोजन का पाचन कंप्लीट कर डालते हैं और भोजन का जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन, उसको कहते हैं अमीनो एसिड। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बदल जाता है ग्लूकोज में, फैट बदल जाता है ग्लिसरॉल या फैटिक एसिड में। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं जैसे ह्यूमन का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, एक मानव का सबसे छोटा यूनिट सेल। ठीक है, सेल क्या है, मानव की सबसे छोटी यूनिट है। वैसे ही प्रोटीन की छोटी यूनिट अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी यूनिट ग्लूकोज और फैट की सबसे छोटी यूनिट फैटिक एसिड या ग्लिसरॉल। ठीक है ना। तो भोजन का जब पूरा डाइजेशन इस ड्यूडेनम वाले पार्ट में, मतलब यहाँ तक ही पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो जैसे ही भोजन का डाइजेशन पूरा कंप्लीट होता है तो भोजन जेजुनम यानी जो दूसरा पार्ट है जेजुनम से होते हुए चला आता है किसमें, इस पार्ट में यानी इलियम वाले पार्ट में। ड्यूडेनम से निकलकर जेजुनम से होते हुए भोजन आ जाता है इलियम वाले पार्ट में। अब इलियम में क्या होता है कि ब्लड के रेशे निकले होते हैं, ब्लड के रेशे जो निकले होते हैं इलियम में, उंगली नुमा संरचनाएं निकली होती हैं उसमें।
कुछ उंगली नुमा जो संरचना निकली होती है ऐसे ऐसे, इसको इसमें कहते हैं विलाई। इसमें क्या करते हैं? विलाई। क्वेश्चन आ गया कि विलाई कहाँ मिलता है? तो विलाई मिलता है कहाँ पे? विलाई कहाँ मिलता है? इलियम में, इलियम। विलाई कहाँ मिलता है? इलियम वाले पार्ट में, ठीक है ना। विलाई मिलता है इलियम। क्या हुआ? क्वेश्चन कोई पूछ रहा है कि बात कर रहा है? ठीक है, चले देखिए। तो यहाँ विलाई मिलता है। विलाई क्या करता है कि भोजन के अंदर का जो डाइजेस्टिव पार्ट होता है, यानी जैसे अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैटिक एसिड, ये इन चीजों को क्या कर लेता है? इंजेक्ट कर लेता है, यानी इंजेक्शन कर लेता है, यानी उनका स्वांगीकरण कर लेता है, उनको सोख लेता है, ठीक है। और सोख के शरीर के समस्त भागों तक पहुंचा देता है। ये काम होते हैं पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ तक स्मॉल इंटेस्टाइन में अवशोषण का काम कौन करता है? इलियम करता है। डाइजेशन का काम कौन करता है? ड्यूडेनम करता है, ठीक है। इलियम में उंगली नुमा संरचना को क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। विलाई क्या करता है? भोजन के जो पाचक एंजाइम्स होते हैं, यानी अमीनो एसिड और ग्लूकोज, फैटिक एसिड, उनको अवशोषित कर लेता और शरीर के समस्त भाग तक पहुंचा देता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। यस सर। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। ये सारे एंजाइम्स आपको आने चाहिए। हाँ सर, आप लिखे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, ड्यूडेनम, जेनम, इलियम। ये 25 सेंटीमीटर है, 2.5 मीटर है, 3.5 मीटर है। टोटल ऐड कर रहे हैं तो सर 6.25 सेंटीमीटर हो रहा है। 25 सेंटीमीटर क्या होता है? 6.25, तो 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो ना। Zero 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो। देखो नियर अबाउट होता है, ठीक है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई नियर अबाउट 6.5 मीटर। अब वो आप लेंथ के ऊपर होता है। आदमी का अगर शरीर बहुत बड़ा है तो इसका मतलब उसका स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग 6.5 हो जाएगा। आदमी का शरीर छोटा है, इसका मतलब उसका स्मॉल इंटेस्टाइन हो सकता है 6 मीटर ही हो, ठीक है। तो शरीर के सारे पार्ट्स नियर अबाउट में होते हैं, कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता, ये सब नियर अबाउट में होते हैं। लगभग 2.5 मीटर, लगभग 3.5 मीटर, लगभग 25 सेंटीमीटर, ये सब नियर अबाउट में होते हैं, ठीक है। यस सर। यस। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर। चलिए फिर अब अगली क्लास कर लेते हैं, ओके।